नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संकट वाली घड़ी में आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की पढ़ी थी, जो पूरी हो चुकी है पिछली क्लास में। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें पहला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट या पौधों में पोषण, इसे हमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे ये हो या इसके बाद हो, तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे, पादपों में पोषण समझेंगे कैसे होता है। और इस चैप्टर से बहुत सारे जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या सुनी तो होंगी समझी नहीं होंगी। तो इसको पढ़ते हैं, चलिए। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, अपना पोषण कैसे करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 पर हम लोग आ गए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। कह रहा है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं कि जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसके सिवा कोई भी जीव अपना भोजन नहीं बनाता है। जैसे आप चाहे मानव की बात कर लो, वो भी अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधों पर निर्भर होता है। आप जानवरों की बात कर लो, वो भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, पादपों पर निर्भर होते हैं। और यही इस पॉइंट में कह रहा है कि केवल प्लांट्स ही, पौधे ही ऐसे जीव हैं। एक चीज़ तो सबको पता होगा कि पौधे जो होते हैं सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं। और ये यही बात कह रहा है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो पादप जल कहाँ से लेते हैं? जल अपनी जो नलियाँ होती हैं पादप में, जाइलम होता है जिन्हें बोलते हैं, उनके माध्यम से स्थल से लेते हैं, यानी धरती के अंदर से लेते हैं। जो भौम जल के रूप में जल उपलब्ध होता है उसे लेते हैं। उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनकी क्लोरोफिल, आपको पता होगा, भी आगे पढ़ेंगे भी, कि सूर्य की जब प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल कोशिकाएं क्या होती है? सक्रिय हो जाती हैं। साथ ही साथ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे रंध्र से पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी पत्तियों में अवशोषित करते हैं। ये वही बात कर रहा है। एवं खनिज कहाँ मिलता है? जब पौधे अपनी जड़ों से नलियों के द्वारा जल अवशोषित करते हैं तो उस जल के साथ खनिज भी अवशोषित होता है। और जो ये पादप हैं ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण क्या होता है कि जो भी सजीव होते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें जान होती है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, यानी भोजन ग्रहण कर लिया तो वो न्यूट्रिशन नहीं है, उसके बाद उसको उपयोग कर लिया, यानी उसको ग्रहण किया, उसके बाद उसको उपयोग, उसका अवशोषण किया। ये यही बात कह रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी पोषण में न केवल भोजन ग्रहण करना शामिल होता है, बल्कि उस भोजन से कैसे हमारा शरीर उपयोग करता है उसको भी शामिल करते हैं। किसमें? न्यूट्रिशन या पोषण में। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है या ऑटोट्रॉपिक कहलाती है। पोषण में क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषण, ऐसी पोषण नीति को या पोषण विधि को कहते हैं। और तथा ऐसे पादपों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, ऐसी विधि को क्या कहते हैं? पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण। तथा ऐसे जीवों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं।
कह रहा कि जंतु एवं अन्य सभी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, बल्कि वो जो पादप या पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उस भोजन को अपने पत्तियों में संग्रहित कर लेते हैं। तो ये जंतु और जितने भी जीव हैं ये क्या होते हैं, पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स या विषमपोषी। तो हमने क्या सीखा, स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी या हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि हमने ये तो देख लिया कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो पौधे भोजन किस प्रकार बनाते हैं, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रम है जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रम का नाम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से समझते हैं। हमने क्लास 6 में भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझा था, लेकिन अभी और अच्छे से विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, फूड फैक्ट्रीज हैं। जो भी पत्तियां होती हैं पौधों की वो क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। कच्चे पदार्थ मतलब जैसे जो पत्ती होती हैं उसमें जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जल और मिनरल्स आते हैं जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ की पत्तियां ले लेती हैं, ऐसे ही सूर्य प्रकाश आता है। तो ये सब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में या कच्चा माल जैसे उद्योगों में यूज़ होता है उससे कुछ बनाते हैं। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो या सनलाइट हो या वाटर हो या मिनरल्स हो, ये सभी कच्चे पदार्थ के रूप में पत्तियों को प्राप्त होते हैं या पत्तियों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी अगर आप एक कोई पौधा देखिए तो इसमें क्या होगा, नलियां होती हैं जिसमें एक जाइलम नामक नलियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, जड़ों से वाटर को और इसी वाटर के साथ मिनरल्स को यानी जल और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। और ये जल और खनिज लवण पौधों की जड़ों से होकर तनों से होते हुए नलियों के माध्यम से पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। यही इस बात पॉइंट में कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कह रहा है कि पत्ती की जो सतह है उस सतह में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रंध्र। और इन छोटे छेदों से जो पौधे की पत्तियां हैं ये प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती हैं। ये बात कह रहा है। नेक्स्ट, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। मैं बता चुका हूँ कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कैसे, नलिकाओं के माध्यम से। नली होती हैं जिन्हें वाहिका भी कहते हैं, इनके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आगे कह रहा है ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये जो नलियां होती हैं ये जड़ से लेकर तना और विभिन्न शाखाओं और अंततः पत्तियों तक फैली होती हैं। तो ये सारा बेसिक हो गया प्रकाश संश्लेषण का। आगे पढ़ते हैं कि होता कैसे। अब अगर हम आगे बात करें फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की, तो चलिए समझते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। आप देखेंगे कि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और ये इसे क्लोरोफिल बोलते हैं, लिखा हुआ है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे ही दिन में सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, जैसे ही सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है, वैसे क्या होता है, ये क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्लोरोफिल सक्रिय होकर क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को पत्ती में संग्रहण कर लेगा। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है जिसे हम प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी बोलते हैं,
उसको संग्रहण कर लेती है या क्लोरोफिल संग्रहण करवा लेता है पत्ती में। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, अब ये जो प्रकाश ऊर्जा मिल गई है सूर्य से, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई सूर्य से जिसे हम बोलते हैं लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी का उपयोग कैसे होता है? जो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म रंध्रों से, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों से पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और जल जड़ों के माध्यम से आता है, जो वाहिकाएं या नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से। तो जो प्रकाश ऊर्जा पत्तियों को प्राप्त हुई है सूर्य के प्रकाश से, इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब इसका मतलब समझिए कि जो पौधे हैं, जो पौधे की पत्तियां हैं, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, संग्रहित कर लेती हैं और इस लाइट एनर्जी का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य बनाने में या खाद्य संश्लेषण में होता है। संश्लेषण का मतलब होता है अपने में समाहित कर लेना, संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कह रहा है कि जो खाद्य संश्लेषण होता है पौधों में, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधे की पत्तियों में खाद्य संश्लेषण होता है वो कैसे होता है? वो सूर्य की लाइट आती है, यानी सूर्य प्रकाश ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा सूर्य से आती है, साथ ही साथ पौधों की पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, उन रंध्रों से पौधे की पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से जल और खनिज जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो नलिकाओं के माध्यम से पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस क्रम में क्या होगा कि पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया और जल पहुंच गया। साथ ही साथ ये जो पूरी रिएक्शन होती है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जो खाद्य संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की या खाना बनाने की, जो पौधे की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की जो ये प्रक्रिया है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब अगर ये पत्ती है, मान लेते हैं ये पत्ती है, इस पर सबसे पहले सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होंगे, ये रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे, छोटे छोटे रंध्र, तो CO2 भी आ गई, ठीक है, प्लस जड़ों के माध्यम से, नलियों के माध्यम से इसमें H2O पहुंच जाएगा, ठीक है, प्लस मिनरल्स पहुंच जाएंगे। अब ये CO2 और H2O की रिएक्शन हो जाएगी और अंततः कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6। आगे देखेंगे भी हम इस रिएक्शन को, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्ती जो होती हैं, जो सौर ऊर्जा आती है उसको संग्रहित कर लेती हैं तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है या चरम स्रोत है। कह रहा है कि पत्तियों द्वारा जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको पत्तियां संग्रहित कर लेती हैं तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जिसको पत्तियां समेट लेती हैं, संग्रहित कर लेती हैं, अपने में मिला लेती हैं, ये क्या है के रूप में, जो पादप होते हैं उसमें खाद्य के रूप में संचित हो जाती है और यही खाद्य सभी जीवों के लिए उपलब्ध होता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो सबसे विकसित या सबसे प्रबल या सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। हमको पता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पौधे हैं वो ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी होते हैं और पौधों के द्वारा जो निर्मित भोजन होता है, जो ऊर्जा होती है, उसको जीव प्राप्त करते हैं जिन्हें शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहते हैं और उन हर्बीवोर्स को मांसाहारी जीव खाते हैं जिन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। तो एक प्रक्रम चलता है, एक प्रोसेस है। और अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण पर जो निर्भर कौन है, शाकाहारी या हर्बीवोर्स हैं, इनको भोजन नहीं मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ यानी पत्तियों में ऊर्जा संश्लेषित नहीं हुई या नहीं संचित हो पाई तो शाकाहारी मर जाएंगे और जैसे शाकाहारी मरेंगे तो शाकाहारी पर जो आश्रित होंगे मांसाहारी जैसे शेर, तो ये भी मर जाएंगे, यानी कार्निवोर्स भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में इस दुनिया में जीवन उपलब्ध ही नहीं है। और उसके पश्चात सर्वाहारी या ओमनिवोर्स भी मर जाएंगे जिसमें मानव भी है।
ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस इस दुनिया का आधार है। फोटोसिंथेसिस के ऊपर शाकाहारी निर्भर होते हैं, जैसे बहुत सारे साग को चरने वाले हिरण को ले लीजिए, और उसी शाकाहारी पे मांसाहारी निर्भर होता है, जैसे शाकाहारी आप हिरण ले लीजिए, डियर, और हिरण पर शेर निर्भर होता है यानी मांसाहारी, और अंततः सर्वाहारी मनुष्य होता है। सर्वाहारी का मतलब ऐसा जीव जो शाक भी खाए यानी हरे पेड़ पौधे भी खाए और मांस भी खाए। तो एक जो हमारा इकोलॉजी है या हम कहें कि इकोसिस्टम है वो एक प्रोसेस पर निर्भर है, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो शाकाहारियों को भोजन नहीं मिलेगा और यहीं से पूरी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। अगर शाकाहारी मर जाएंगे तो मांसाहारी मरना शुरू हो जाएंगे, और अगर शाक नहीं होगा, हरी चीज़ें नहीं होंगी, मांस नहीं होगा तो सर्वाहारी मर जाएगा, और सर्वाहारी में ही मनुष्य भी शामिल है। तो ये जीवन का आधार है। उम्मीद है आपको मैं समझा पाने में सक्षम हुआ होऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है प्रकाश संश्लेषण की अभी और बात करनी है, रिएक्शन के माध्यम से इसे हम समझेंगे। अब इस पॉइंट में कह रहा है इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम और आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें आप देख रहे हो कि जो पत्तियों में उपस्थित छोटे छेद होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उनकी सहायता से पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन प्रति उत्पाद के रूप में निकलता है। अब ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। सीधी सी बात है, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है हम सभी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल कोशिकाएं, अब क्लोरोफिल सबसे पहली बात है कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिका को हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए, अभी उस डिबेट में इतना हम नहीं जाएंगे डीप। कोशिका को हम बहुत विस्तार से आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। कोशिका को सबसे सिंपल शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये समझ लीजिए, जैसे एक दीवार बनती है तो दीवार एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही मानव शरीर एक एक कोशिका से बनता है। जैसे दीवार का एक पार्ट क्या है, एक ईंट है, वैसे ही मानव शरीर का एक सबसे जो सूक्ष्म पार्ट है वो कोशिका या सेल है। बस इतना जान लीजिए। अब कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ये एकदम कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया गया है जो अभी तक हमने पढ़ा है, और यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती, क्लोरोफिल मतलब जो हरे रंग की कोशिकाएं होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं या भोजन का निर्माण करती हैं, और उस भोजन को या ऊर्जा को अब पत्तियों में ही संचित या संग्रहित कर लेती हैं। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से दिया गया हो, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल, पत्तियों के सूक्ष्म रंध्रों से CO2 आया था, प्लस जड़ों के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से जल आया था। अब ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई और बना क्या? कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है शायद, यानी C कितने, 1 और 6, इसको 6 कर लीजिए तो ये 6 हो गया। H कितने, हाइड्रोजन 12, तो यहाँ अगर 6 कर दें, 6 2 जा 12, 12 6 2 जा 12, ऑक्सीजन हो गए 12, तो 1 मिनट, ये हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 6 2 जा 12, 18 है ना। अगर मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, 6 2 जा 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 और 6 18 ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड C6 यानी 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये यही कह रहा है कि ये प्रोसेस होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में, और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कोशिकाएं जो पत्तियों की होती हैं, जो हरे रंग की कोशिकाएं होती हैं, वो सक्रिय होती हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। और ये ऑक्सीजन जो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव इसका श्वसन के रूप में प्रयोग करता है।
नेक्स्ट वही बात, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो जाता कहाँ है, अंततः वो क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब ये स्टार्च क्या है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लिखा भी है। अब इस पूरी रिएक्शन को एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि ये पौधे की पत्तियां हैं, सूर्य के प्रकाश से सनलाइट आई और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से गई, और ये देखिए जल और खनिज लवण यहाँ पहुँचा, रिएक्शन हुई, रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज हुई, और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से गए, नीचे से गए, वाटर मिनरल्स नीचे से गए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आई, रिएक्शन हुई और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने नोट करके डाला हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमें अभी तक ये लगता है, खैर हमने जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी तो इस बात को डिस्कस भी किया था, फिर डिस्कस कर रहे हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि क्या जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो केवल पौधों की पत्तियों में होती है, तो सब लोग यही लगा कर आएंगे हाँ केवल पौधों की पत्तियों में होती है, जबकि गलत है। हमने 6 एनसीईआरटी में देखा था, फिर से देख रहे हैं, ये पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्ग रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। हमने क्लास 6 में विस्तार से डिस्कस किया था, जिसमें हमने झाड़ियों के बारे में पढ़ा था कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें दरअसल होता क्या है कि मरुस्थल में, चूँकि आपको पता है कि वैसे ही जल की कमी होती है, तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, आपने देखा भी होगा मरुस्थलीय पौधों को, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होते रहते हैं मरुस्थलीय पौधे। और इसमें होता क्या है कि जो अच्छा पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों में जल होता है और पत्तियां उस जल का इवेपो ट्रांसपिरेशन कर देती हैं, वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं। उस जल को जो पत्तियों में उपस्थित है उसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पीकरण हो जाता है। वो जो जल पत्तियों में उपस्थित था वो सनलाइट में आकर क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। उसी को इवेपो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और दरअसल पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां ये काम करती हैं कि वाष्पोत्सर्जन करती हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप राजस्थान के थार डेजर्ट या थार मरुस्थल की बात करो या सहारा मरुस्थल अफ्रीका की बात कर लो, तो आप देखोगे क्या कि जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर वैसे ही पानी की कमी होती है। तो पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। यह अनुकूलन कैसे होता है, एक तो जो मरुस्थलीय झाड़ियाँ होती हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती, बहुत गहरी होती हैं। इसका कारण यह है, पौधों को जो जल की आवश्यकता होती है, मरुस्थल में जो जल का लेवल होता है वो बहुत नीचे होता है। उस जल को ढूंढते ढूंढते जो पौधे की जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक चली जाती है। साथ ही साथ पौधे अपने आप को इस चरम जलवायु प्रदेश में अपने आप को कैसे संतुलित करते हैं या कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इसे समझिए। इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। क्यों? ताकि इससे जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा, इससे जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि हो रही है वो ना हो। तो सीधी सी बात है, अगर ये हरे हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो शल्क बन चुके हैं या कांटे बन चुके हैं, तो इनके जीने के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। बिना प्रकाश संश्लेषण के ये भोजन अपना नहीं संचित कर पाएंगे। अब ये प्रकाश संश्लेषण अगर पत्तियां कांटे बन गए उनमें होगा नहीं। तो इसके अतिरिक्त अब ये जो तने वाला भाग होता है, इन तनों में, हरे तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये देखिए लिखा हुआ। तो मेनली जो ये बात है प्रकाश संश्लेषण की कि ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये तने में भी होता है, शाखाओं में भी होता है। कब? जब क्या होगा, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये बात ध्यान दे दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि आखिर ये शैवाल या एल्गी क्या होता है। एक मिनट,
अब हमें क्या देखना है कि आखिर ये एल्गी या शैवाल क्या होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। अच्छा बात करेंगे आगे। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में औपनकी काई जैसे पादप देखे होंगे। सबने देखा होगा कोई ऐसा जल जो बहुत दिनों से ठहरा हुआ हो, गतिशील ना हो, तो वहाँ पर आपने हरे रंग की काई जरूर देखी होगी। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये हरे रंग की काई जो होती है इसे ही हम शैवाल कहते हैं, और इस पॉइंट में कहा जा रहा है ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। अब इससे ये पॉइंट क्यों लिखा गया, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं? अगर किसी ठहरे हुए जल में जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है उस जल में ऑक्सीजन डिमांड या जीवों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन की मांग अधिक हो जाएगी, और जीव स्वयं तो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो एल्गी होती है या शैवाल होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो इसलिए जब जीवों की संख्या बढ़ती है तो इनमें भी वृद्धि हो जाती है ताकि प्रकृति अपने आप को अनुकूलित कर ले। इन शैवाल में क्लोरोफिल होता है, यानी हरे रंग की कोशिकाएं क्लोरोफिल होती हैं जिसके कारण यह हरे दिखाई पड़ते हैं। सीधी सी बात है, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित हो गया या बन गया। आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। सही बात है, हम देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पादप हैं या हरे पौधे हैं ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आगे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। सीधी सी बात है, मैंने बताया C6H12O6। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी, इसमें ऑक्सीजन में। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अधिक क्या लिखा है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से अधिक नाइट्रोजन भी होती है, या कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो अब इस बात को समझिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें सिर्फ C यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होती है। अब ये नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में कैसे पौधों को मिलती है इसे समझते हैं, क्योंकि पौधों के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है वृद्धि और विकास के लिए। जैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं उनको प्रोटीन किस लिए जाता है, ताकि मसल रिकवरी हो और मसल ग्रोथ हो। उसी तरह पौधों में भी वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और ये जो प्रोटीन होता है वो प्रकाश संश्लेषण से सामान्यतः नहीं बनता है। और ये कैसे बनता है, नाइट्रोजन इसके लिए ज़रूरी होता है। और नाइट्रोजन कैसे पौधों को प्राप्त होता है हम आगे देखते हैं। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, चलिए ये समझते हैं। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको देखते हैं अच्छे से। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा वायुमंडल होता है, वायु में नाइट्रोजन गैस की अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो वायु में नाइट्रोजन होती है वो प्रचुर मात्रा में गैस की अवस्था में पाई जाती है। मैंने पीछे बताया कि लगभग 78%, पिछली क्लास में मैंने शायद डिस्कस किया था कि 78% जो हमारी वायु होती है हमारे चारों तरफ जिससे हम घिरे हुए हैं, और जो पारदर्शी है उसमें नाइट्रोजन 78% होता है। ये नाइट्रोजन गैस की अवस्था में होता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर पाते हैं। जो पौधे होते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन 78% होती है, पादप जो हैं वो गैस के रूप में उस नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो पादप क्या करेंगे, लेकिन अवशोषित पादप इस 78% नाइट्रोजन को नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रकृति क्या है, प्रकृति ने क्या किया है, एक बहुत खूबसूरत समन्वय बनाया है। अब ये खूबसूरत समन्वय कैसा है विभिन्न जीवों के मध्य, इसको देखिए। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, कुछ विशेष बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो राइजोबियम, तो कह सकते हो कि मिट्टी में राइजोबियम नामक
एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, ये वायुमंडल में जो 78% जो गैसीय नाइट्रोजन होती है इसको यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। या और आसान समझें तो इस गैस फॉर्म को, जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, इसे लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, और जो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं उसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। और पौधे नाइट्रेट का अवशोषण कर लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि गैस के रूप में होती है उसको लिक्विड नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ये नाइट्रेट पौधों की जड़ों द्वारा पहुंचता है और इससे क्या होगा? यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब जो पादप में जो नलियाँ होती हैं, जाइलम नामक नलियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से जल एवं खनिज जाता है, उसके साथ ये नाइट्रोजन भी चला जाता है। किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो आपको ये पता होगा कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन जनित जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं उनकी प्रचुरता होती है। क्यों? ताकि प्रोटीन संश्लेषण हो सके। इससे क्या होगा? पौधों में वृद्धि और विकास हो और उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो। तो ये हमने देख लिया नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि वो जो पीछे हमने डिस्कस किया उसी का आगे ये भाग है कि पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। यही हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, पादपों में नाइट्रोजन। इसी के आगे की बात इसमें की गई है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। और जैसे हमने देखा कि राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? वो क्या करता है? वो उस वायुमंडलीय गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक या लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रेट को पौधे जल के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं अपनी नलिकाओं के माध्यम से। और साथ ही साथ हमने देखा कि एक किसान देखिए खाद डाल रहा है और इस खाद में क्या होता है? आपने NPK खाद का नाम सुना होगा। NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो खाद में इसी का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। अब इससे क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन होता है ये भी नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो किसान जो खाद डालते हैं वो बेसिकली इन संगठकों की आपूर्ति करने के लिए डालते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी एक भाग होता है। इसके पश्चात पादप खाद्य के लिए संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण पहले हो चुका है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और अब जो संश्लेषण होगा वो किसका होगा? जब नाइट्रोजन पहुंचेगा तो फिर धीरे धीरे पादपों में किसका होगा? प्रोटीन और फैट का भी संश्लेषण होता है। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, स्वपोषी पादप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट कह रहा है कि कुछ पादप या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी हरे रंग की जो कोशिकाएं वो नहीं पाई जाती और वह भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। और अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और वह भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह यह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है कि स्वपोषी कौन हो गए? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ऐसे पादप जो अपनी भोज्य आवश्यकताओं की या खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे पौधों या पादपों पर निर्भर हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं या हेट्रोट्रॉप कहते हैं। और वो किस प्रणाली का भाग है? हेट्रोट्रॉपिक सिस्टम या विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं या इसका भाग है। ये अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हेट्रोट्रॉप का एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने एक कसकटा या अमरबेल जरूर देखा होगा। ये नाम गाँव में बहुत प्रचलित होता है। अमरबेल दरअसल होता क्या है? अगर कोई पेड़ है तो आपने देखा होगा उसमें एक ऐसी संरचना, एक
झाड़ एक लड़ी टाइप में फैली रहती है, बेल जैसी, इसे ही क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। तो ये क्या होती है, अमर बेल जो होती है ये क्या है, या आपने देखा कि पीले कलर की हल्की सी दिख रही है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी तो ये अपने भोज्य या भोजन या खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होगी। अब इससे क्या होगा, ये दूसरे पौधों पर फैल जाएगी और दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करेगी। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं, यानी ये भोजन इसी पौधे से प्राप्त करते हैं, अमल बेल का जो पौधा है जिस पर ये फैले हुए होते हैं या आरोहित होते हैं। आगे देखते हैं, जिस पर अमर बेल, पीछे हमने बात की अमर बेल की, तो जिस पर अमर बेल जो है वो आरोहित होती है, जिस पर यह आरोहित होती है वह पादप परपोषी कहलाता है, होस्ट कहलाता है। होस्ट का मतलब अमर बेल की जो लड़ी है, मान लिया ये एक पौधा है और इस पर एक ग्रीन कलर की ऐसे अमर बेल फैली हुई है, तो ये जो मुख्य प्लांट है या मुख्य ट्री है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होस्ट या परपोषी। और अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहलाते हैं। यानी ये जो अमर बेल है ये क्या होगी, ये पैरासाइट या परजीवी होती है, क्योंकि ये जिस पर आश्रित होते हैं उनका भोजन चूसते रहते हैं या उनको उनके पोषक तत्वों को खींचते रहते हैं, और ये जो मुख्य प्लांट या होस्ट होता है ये मुख्य पोषक तत्वों से वंचित होने लगता है। तो ये बात समझ लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो किस टाइप के होंगे, जो पैरासाइट या परजीवी टाइप में होंगे, और वो क्या करते हैं, आपके जीवन से इस प्रकार चिपके रहते हैं जैसे अमर बेल पौधों पर चिपकी रहती है, और वो क्या करते हैं, आपके जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी आपसे खींच लेते हैं और आपको बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों से बचिए, क्योंकि ऐसे दोस्त क्या कहलाते हैं, ऐसे दोस्त पैरासाइट कहलाते हैं और हमेशा वो होस्ट को यानी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ये बड़ा रोचक है कि कुछ ऐसे पादप भी हैं, पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़कर उन्हें पचा लेते हैं। ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। ये देखिए आपने घड़े जैसी संरचना, कुछ ऐसे पादप होते हैं जहाँ पर घड़े जैसी संरचना, जिसमें घटिका जैसी संरचनाएं होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई कीट आता है तो ये क्या होगा, ये इसमें अंदर इसके बैठता है। ये जो घड़े जैसी इसको इधर बनाया गया है, कोई कीट आया इसके अंदर गया और इसमें रोए जैसी संरचना होती है इस घटिका के अंदर, और वो जो कीट होगा वो अंदर की रोए जैसी संरचना में फंस जाएगा, और जैसे ही कीट फंसता है ये बंद हो जाता है कभी कभी, और अंदर क्या होगा, जैसे ही कीट फंसता है ये जो घटिका वाली संरचना है इससे कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं जो उस कीट का पाचन कर लेते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हरे पौधे हैं वो कीटों को नहीं पकड़ेंगे, वो भी पकड़ते हैं, और जो गैर हरे हैं यानी हरे नहीं हैं वो भी पकड़ते हैं। तो ऐसे पौधों के बारे में याद रखिएगा कि पौधे कीटों को भी खाते हैं। तो आगे बात करते हैं, कीटों का भक्षण करने वाले कीट भक्षी को, एक मिनट, कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी कहलाते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। जो पौधे कीटों का भक्षण करते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं या कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। ये देखिए बना हुआ पूरा सिस्टम, कीड़े आते हैं, कीट आते हैं, इसमें अंदर जाते हैं इस घटिका में, और इस घटिका में रोए होते हैं, उन रोयों में वो कीट फंस जाता है और ये ढक्कन जैसी जो संरचना बंद हो जाती है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। उसके पश्चात पौधे का ये घटिका वाला भाग कई प्रकार के पाचक एंजाइम का सिक्रेशन या स्रावित करता है। वो पाचक एंजाइम उस कीट को पचा देते हैं और इनको पोषण मिल जाता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीट भक्षी पादपों के कुछ उदाहरण है, यानी वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू जो है वो कीट भक्षी पादपों के उदाहरण। ये नाम याद रखिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप, VFT याद रखिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है मृतजीवी या मृतोपजीवी या सेप्रोट्रॉप्स। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस फैल रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सेप्रोट्रॉप्स या
मृत जीवी ही हैं, समझते हैं कैसे। हालांकि मैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से रिलेटेड एक वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन साइंस में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं मृतजीवी या सेप्रोट्रॉप्स किसे बोलते हैं। ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। आप कोई ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसे जल में भिगो लीजिए और नम एवं उष्ण, नम का मतलब है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए जो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, शुष्क ना हो, यानी ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए जहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ह्यूमिड नेचर हो, जलवाष्प हो वायुमंडल में। नम एवं उष्ण, उष्ण मतलब गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। 2-3 दिन के लिए डबल रोटी को पानी में भिगो कर रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई दे। अगर आप डबल रोटी को भिगोकर और ऐसी जगह पर रखोगे जहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पर कैसा मतलब मौसम हो, ये कह दो आप कि कैसा माहौल हो, तो माहौल कैसा होना चाहिए, एक तो ह्यूमिड होना चाहिए, दूसरा हॉट होना चाहिए। यानी मतलब ह्यूमिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्द्र कह सकते हैं, ह्यूमिड एंड हॉट, यानी गर्मी भी हो और कैसा हो, ह्यूमिड नेचर हो। ह्यूमिड का मतलब ये होता है जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है या जल का वाष्पीकरण अधिक होता है तो आर्द्रता बढ़ जाती, इसे हम कहते हैं कि क्या हो गई, ह्यूमिड नेचर हो गया। तो चलिए देखते हैं। 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई दे। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रेड को या डबल रोटी को या फिर रोटी को जो सामान्यतः गेहूँ या मैदे से बनती है उसको आप जल में भिगोकर किसी स्थान पर रख दोगे तो आप 2-3-4 दिन बाद देखोगे कि उस रोटी में क्या होगा, रोएं जैसी संरचना बन जाएगी। ये कैसे रोएं होंगे, हरे या ब्लैक कलर के रोएं दिखने लगेंगे। और ये रोएं जैसी संरचना ही क्या है, यह जीव कवक या फंजाई है। अभी जो आप ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस देख रहे हो वो कुछ नहीं है, बस यही है। क्या बोलते हैं इसे, याद रखिएगा, ये कवक फंजाई कहलाते हैं। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ फेंकते हो, जैसे आपने कुछ भोजन फेंका, कहीं पर कोई रोटी पड़ी हुई है ऐसे और 2-3 रोटियां पड़ी, तो ये क्या करेंगे, ये इन वस्तुओं पर बैठेंगे, इन वस्तुओं पर आएंगे, पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्रावण करेंगे, यानी ये जो रोएदार संरचना होती है इन रोटियों पर आएगी और कुछ पाचक रसों का ये अपना स्राव करते हैं इन्हीं रोटियों पर, तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस पर जब वो पाचक रसों का श्रावण करते हैं, पाचक रस रोटियों पर छोड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो रोटी है ये किस में बदल जाएगी, साधारण रूप में बदल जाएगी। और इससे क्या करेंगे, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कौन, कवक, साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ये साधारण विलेय के रूप में इसको परिवर्तित करेंगे और इसके जो भी पोषक तत्व उन्हें प्राप्त करने होंगे, कवकों को या फंजाई को, वो प्राप्त करेंगे। बाकी ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा प्रकृति में फिर से शेष भाग। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ये जो पोषण प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वो मृत जीवों पर या विघटित पदार्थों पर आश्रित होते हैं, तो ऐसे पोषण प्रणाली को क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो कवक क्या है, सेप्रोट्रॉप्स हैं। क्यों सेप्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये कैसे चीज़ों पर निर्भर हैं, जो विघटनकारी हों और कैसे हों, इसमें कहा गया है कि मृत हों। कोई जीव जब मरता है तो उसको भी कैसे होता है, उससे पोषण कवक कैसे प्राप्त करते हैं, उस पर लग जाते हैं, उसके पश्चात उससे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उसको फिर से मृदा में मिला देते हैं। तो ये हो गया। और ऐसे जीव, जीव इनको नहीं बोला जाएगा, ऐसी चीज़ें जो ये इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स या मृतजीवी।
क्योंकि ये मृतों पर जीवित हैं, यानी जो चीज़ें मर गई हैं, सड़ी गली वस्तुएं, उन पर ये जीवित होते हैं। और ये जो कवक अभी ब्लैक और वाइट फंगस फैल रहा है, ये और कुछ नहीं, ये यही कवक है, मृत जीवी ही हैं। और ये वायुमंडल में भी संक्रमण फैलाते हैं। देखते हैं कैसे। अब इस पॉइंट में क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करिए। ये जो पॉइंट नया है, इसमें कह रहा है कि कवक या फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हमारे इन्वायरमेंट में कवकों का विशेष एक भूमिका है। ऐसा नहीं है कि अभी कवक इस टाइम बीमारी फैला रहे हैं तो कवक बुरे हो गए। हमारी प्रकृति ने कवक को भी डिकम्पोजर के रूप में भेजा है, या विघटनकारी पदार्थों के रूप में भेजा है, विघटनकारी तत्वों के रूप में भेजा है, ताकि ऐसी चीज़ें जिनका विघटन अपने आप होने में समय लगे या देर से हो या ना हो पाए, उनको कवक किस में परिवर्तित कर दे, आसानी से उसको विघटित कर दे। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये जो फंजाई है, ये डिकम्पोजर माने जाते हैं। बैक्टीरिया के साथ ये जो कवक हैं या फंजाई हैं, ये भी डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। तो कवक, फंजाई, आचार, आप अचार का डिब्बा खोलते हो, आप देखते हो उसमें कवक लग जाता है। इसी तरह आप चमड़े पे देखते हो, आप जूते को कभी कमरे के अंदर अंधेरे में रख दो, आप देखोगे जूते के ऊपर कवक बन जाएगा। कपड़े को भी अगर आप गीला करके कहीं डाल दो, उसमें भी कवक हो जाएगा। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जहाँ नम एवं उष्ण जलवायु हो। वही बात है ह्यूमिड एंड हॉट, जहाँ पर क्लाइमेट होगा वहाँ पर ये वृद्धि करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। आप अभी देखो, मानसून आ रहा है, वर्षा ऋतु का सीज़न भारत में आ जाता है जून से लेकर सितंबर तक, तो कवकों का संक्रमण बढ़ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर साइंस हमें बता रही है कि वर्षा ऋतु में कवक क्या होगा, कवकों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रकृति उन्हें वर्षा ऋतु में प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो फंजाई या कवक हैं, इनके बीजाणु जो होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं, और जब भी किसी जैव पदार्थ या किसी भी प्रोडक्ट पर बैठते हैं और अगर वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, या हम कहें नम एवं उष्ण हो, तो वो अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं और धीरे धीरे कवकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हमें पढ़ना है सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध। तो सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा, अभी हमने क्या पढ़ा था, परजीवी या ना पैरासाइट, जिसमें आपने क्या देखा कि अमरबेल पौधों पर लिपटी हुई है और पौधे को नुकसान हो रहा है। अब हम देखेंगे सहजीवी संबंध। हमने परजीवी संबंध देख लिया अमरबेल और पौधे का, जिसमें क्या हो रहा है, पौधे को नुकसान हो रहा है, एक को नुकसान एक को फायदा। अब हम देखेंगे सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस जिसे कहते हैं, इसमें दोनों को फायदा होता है, या हम कहें कि विन विन सिचुएशन दोनों की होती है। कैसे? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कह रहा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं। यानी जब कोई दो जीव ऐसे साथ रहें कि दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी बन जाएं या दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। उदाहरण दिया गया है कि कुछ कवक या फंजाई वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों की आवश्यकता में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, आपने कभी वृक्ष देखा हो तो ये वृक्ष हो गया, जो ये कवक होते हैं वृक्षों की जड़ों में, यानी वृक्षों की जड़ों में कवक पाए जाते हैं तथा वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। ये जो वृक्ष हैं ये हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ये भोजन फिर नलिकाओं के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और ये भोजन जड़ों में भी पहुंचेगा, जहां पर ये भोजन कवकों को प्राप्त होगा या फंजाई को प्राप्त होगा। इसलिए इस संबंध में हमने देखा कि जो पौधे हैं वो कवक को भोजन प्रदान कर रहे हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों को अवशोषण करने में सहायता मिलती है।
अब ये कवक क्या करता है, ये पोषण तत्वों को अवशोषित करने में इस पौधे की सहायता करता है। भोजन ये दे रहा है और ये जल एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता कर रहा है। तो अगर आप देखो कि रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई या कवक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एल्गी है ये फूड दे रहा है और ये जो फंजाई है ये एल्गी को क्या दे रहा है, जल एवं पोषकों के अवशोषण में यानी एब्जॉर्बेशन में सहायता कर रहा है। अब इसको आगे देखते हैं, ये संबंध क्या कहलाएगा, जिसमें दोनों एक दूसरे की सहायता करें। कोई ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती से आपको फ़ायदा हो रहा है, वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, तो ऐसे जो संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध। अब यहाँ पर सहजीवी संबंध का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन, और इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट योगदान है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 50 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि लाइकेन क्या होता है, इसको समझते हैं। लाइकेन दरअसल क्या होता है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं या दो भागीदार होते हैं, ये भागीदारी लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल है और दूसरा कवक है। अब इस बात को समझिए, लाइकेन होता क्या है, दरअसल आपने कभी चट्टान के टुकड़ों पर या कभी आपने पेड़ की डाल वाल पर या कहीं पर देखा होगा कि क्या होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा, एक मिनट पहले चट्टान की बात कर लेते हैं कि चट्टान में आपने देखा होगा हरे रंग का कुछ ऐसे काई जैसी संरचना जम जाती यानी एल्गी जम जाता है, या आप कह लो वाइट रंग तो इसमें है नहीं, तो चलिए पिंक को मान लेते हैं कवक। ठीक, तो चलिए इसको आप समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। लाइकेन क्या होता है कि ये दो जीवों की भागीदारी होती है, कहे जाने वाले कुछ जीवों में, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इसमें दो भागीदार हो गए, इनमें से एक शैवाल हो गया, एल्गी हो गया, स्पेलिंग गलत लिखी, ई भी होगा। एल्गी कौन सा है, जो हरे रंग का आपको दिख रहा है, आपने देखा होगा चट्टानों पर हरे रंग की काई जैसी संरचना जमी होती है और साथ ही साथ एक वाइट रंग के वहाँ पर उसके ऊपर एक वाइट रंग जैसा पिगमेंट जैसी संरचना भी पाई जाती है, छोटे छोटे वाइट रंग। तो ये जो हरे रंग की संरचना ये एल्गी या शैवाल होती है। जो दूसरी आप बीच बीच में सफ़ेद रंग की संरचना देख रहे हो वो कुछ नहीं है, वो फंजाई या फंगस या कवक है। अब होता क्या है, ये संबंध क्यों अच्छा माना था, इसको समझिए। ये जो शैवाल होता है, हरे रंग का जो शैवाल होता है, इसमें क्लोरोफिल की प्रोसेस होती है और क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो शैवाल में अगर क्लोरोफिल का पिगमेंट ग्रीन कलर का है, जबकि कवकों में आपको पता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या होगा, कवक सामान्यतः सफ़ेद होते हैं। तो कवक जो होगा वो शैवाल को रहने के लिए स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। ये जो वाइट कलर का कवक आप देखते हो, फंजाई देखते हो, अब तो मतलब कलर ऐसा नहीं है कि वाइट कलर के होते हैं, कवक कई कलर के होते हैं। अभी आप देख रहे हो कि ब्लैक फंगस आ रहा है, येलो फंगस आ रहा है। तो सामान्यतः आप देखते हो चट्टान पर कि जो कवक होता है वो शैवालों को रहने के लिए आवास देता है, स्थान देता है। सामान्यतः जो शैवाल होते हैं ये कवकों के ऊपर पाए जाते हैं, साथ ही साथ जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ये जो होता है कवक होता है, ये पादपों को अवशोषित करके ज़मीन से क्या देता है, जल देता है और पोषक तत्व देता है। बदले में शैवाल क्या करेंगे, शैवाल अब क्या करते हैं, यानी एल्गी क्या करते हैं, चूंकि ये ग्रीन रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होते हैं। एल्गी प्रकाश संश्लेषण करेंगे और कवकों को भोजन प्रदान करेंगे। तो अब इस संबंध की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको समझिए। ये जो रिलेशन है जिसे हम लाइकेन बोलते हैं, ये और कुछ नहीं, ये लाइकेन क्या है इसको समझते हैं। ये लाइकेन जो है वो एल्गी यानी शैवाल, जिसे हम काई भी बोलते हैं, और कवक यानी फंजाई या फंगस, इसकी एक प्रकार की दोस्ती है। इस दोस्ती में होता क्या है कि जो एल्गी है, एल्गी क्या करती है, एल्गी ग्रीन रंग की होती, काई ग्रीन रंग की होती, इसलिए क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है और क्या प्रदान करती है,
फूड प्रदान करती है, किसको? फंजाई को या फंगस को। इसके बदले में फंगस क्या प्रदान करता है? ये जो फंगस है ये एल्गी को एक तो क्या प्रदान करेगा? वाटर, मिनरल, ये सब प्रदान करता है, साथ ही साथ आवाज़ भी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का सिम्बोसिस है, सिम्बायोसिस है, यानी सहजीवी संबंध है। तो याद रखिएगा लाइकेन क्या है। लाइकेन एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस का एक प्रकार का सहजीवी संबंध है या सिम्बायोसिस रिलेशन है। ये हमने पूरा समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कि मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यदि मृदा में अगर आपने फसल बो दी है तो पोषक तत्व फसल ने खींच लिए मृदा से, इसका मतलब है कि मृदा को बंजर हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मृदा इतनी आसानी से बंजर नहीं होती। तो क्वेश्चन उठता है कि मृदा से जो पोषक तत्व एक बार खींच लिए गए हैं तो उन पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पादप जो है मृदा से खनिज पोषण, यानी खनिज पोषण मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं वो सब प्राप्त करते हैं। तो पादप मृदा से खनिज पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार मात्रा लगातार कम होती रहती। आपको पता है कि पौधे क्या होगा, जड़ों के माध्यम से, नलियों के माध्यम से जल और बहुत सारे खनिज जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब प्राप्त करते हैं मृदा से। ठीक है, इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। एक मिनट कह रहा है कि पादप जो इन खनिज पोषकों का लगातार उपयोग करते हैं, इसलिए इन खनिज पोषकों की मात्रा मृदा में कम होती जाती है। इसलिए जब मृदा में इन पोषक तत्वों की या खनिज पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। जब पौधे क्या करेंगे, जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं उनको खींच लेते हैं, तो मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और जब मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो फिर मृदा में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पीछे मैं बता चुका हूँ, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। पॉइंट नंबर 4, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः, पीछे हम पढ़ चुके हैं, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। कह रहा है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। फसल अगर आपने जब काट दिया, चूँकि क्या होगा, मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रेट की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट जिसे जीवाणुओं ने, राइजोबियम जीवाणु ने वायुमंडलीय जो गैसीय रूप में नाइट्रोजन विद्यमान थी उसको क्या किया, जीवाणु ने नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया। उस गैसीय नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया। वो लिक्विड नाइट्रोजन पौधों की जड़ों द्वारा अपनी नलियों के माध्यम से खींच ली जाएगी और जो कुछ लिक्विड नाइट्रोजन बचती है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वो फिर वायुमंडल में गैस बन जाती है। तो फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कह रहा है कि पीछे बता चुके हैं, बार बार बात करें कि वायु में तो 78% होती है, उपलब्ध होती, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पादप जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वो स्वतः ही कर लेते हैं पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ये CO2 को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और पादप इनका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग जो पादप या पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। यही इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं, या हम सामान्य शब्दों में कहें, आसान शब्दों में कहें तो ये जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ही अवशोषित कर पाते हैं या नाइट्रेट फॉर्म में ही अवशोषित कर पाते हैं।
कुछ जीवाणु, यहाँ देखिए जीवाणु का नाम भी आ गया राइजोबियम, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चूंकि पौधे जो 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। और प्रोटीन निर्माण क्यों? क्योंकि प्रोटीन से पौधों में वृद्धि और विकास होता है, इसलिए प्रकृति ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया, जिसमें एक का नाम दिया गया राइजोबियम, का निर्माण किया है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ये पौधों की जड़ों में या मृदा में पाया जाता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ता है और उसे नाइट्रेट में बदल देता है, या आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडलीय जो गैस नाइट्रोजन थी उसे जलीय, या अगर सबसे सामान्य शब्दों में कहें तो जलीय नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। और इस लिक्विड फॉर्म को हमारे पौधे अपनी नलियों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेंगे। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर ये बात आई कि राइजोबियम जीवाणु जो पौधों की जड़ों में रहते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यह चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। फलीदार पौधे मतलब ऐसे पौधे जिसमें फल पाया जाता है, जैसे फलीदार, जैसे छोटे छोटे फल, जैसे मटर हो गया या फिर चना हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आप फाड़ोगे, अगर आप उसके जो मटर की जैसे वो हो गई पूरा छिलका, आप छिलका उतारोगे तो अंदर क्या हो रहा है, दाने मिले, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फलीदार पौधे। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, या चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये राइजोबियम क्या करते हैं, ये भोजन नहीं बना सकते हैं ये बैक्टीरिया। इसलिए ये जो फलीदार पौधे जिनका नाम दिया गया, जिसमें चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन की आपूर्ति तो करते हैं, लेकिन अब इन बैक्टीरिया को पोषण, इन बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरिया हैं इनका या जीवाणु का, इनका पोषण कैसे होगा। ये पौधों के तो पोषण प्रदान किए दे रहा है, पेड़ों को तो पोषण प्रदान कर दे रहे हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि संबंध तभी बन सकता है कि जब इनको भी कुछ प्राप्त हो, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है, पादप हरे होते हैं और जड़ों में इनके आवास की व्यवस्था हो जाती है इन जीवाणुओं के लिए। साथ ही साथ चूँकि पौधे या पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधों की पत्तियों में खाना संचित होता है या खाना संग्रहित होता है, और वहाँ से पत्तियों से खाना नलियों के माध्यम से पेड़ों के, पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है, और वहाँ पर जब जड़ों में भी खाना पहुँचता है तो उससे जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये अपना पोषण करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। ये एक एग्जाम्पल भी है सहजीवी संबंध का, किसमें, पौधे में और राइजोबियम जीवाणुओं में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये पौधों को क्या करेगा, नाइट्रोजन प्रदान करवाएगा और पौधे इसको आवास देंगे अपनी जड़ों में, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, इसको खाद्य भी प्रदान करेंगे, यानी पौधों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी खाद्य का संश्लेषण होता है वो पत्तियों में खाद्य संग्रहित होता है और वहाँ पत्तियों के माध्यम से नलियों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है, और जब ये खाद्य जड़ों में पहुँचता है या विभिन्न भागों में पहुँचता है तो उसको ये राइजोबियम नामक जीवाणु भी प्राप्त करते हैं और इन्हें भी पोषण मिल जाता है। ये जो कि एक ऐसा संबंध है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हैं। वो इसको नाइट्रोजन प्रदान करा नाइट्रेट के फॉर्म में, वो इसको आवास और खाना प्रदान करा, इसलिए इस संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जा रहा है कि ये जो संबंध है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया का और पौधों का संबंध है, इसका किसानों के लिए विशेष महत्व है। अगर ये संबंध नहीं पाया जाएगा तो किसानों को क्या होगा, अलग से खाद डालनी पड़ेगी जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, अलग से नाइट्रोजन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये संबंध पाया जा रहा है, दालों की फसलों में खासकर ये संबंध पाया जाता है, जैसे अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, तो इन सब में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं और दाल की जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, इसलिए किसानों को उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात याद रखिएगा,
ये भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th। तो उम्मीद है आपने 6th क्लास को भी एंजॉय किया होगा। अब हम 7th में, आप एक क्लास पास हो चुके हैं, अभी 7th में पहुंच चुके हैं, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।